कि कभी महिलाएं आई हैं और उन्होंने कहा हो कि उनके पेट में लगातार निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहा है, जिसे कि हम पेडू भी कहते हैं कि उनके पेडू का दर्द बहुत ज़्यादा बना होता है। तो ये क्या होता है? बैठ करके काम काज करना, घरेलू काम करना, उससे और उनके खान पान का सही समय न होना, उससे पेड़ू में गैस भी बन सकती है। आसपास के गैस बनने की प्रॉब्लम से भी उनको दर्द हो सकता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म बंद हो जाता है या पीरियड बंद हो जाता है, उनके ओवरी के आसपास पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का एक्स्ट्रा जमा होने लगता है, एक गांठ के रूप में बनता चला जाता है, जिससे उनके दोनों साइड में, पेड़ू के अगल बगल, अगर एक ओवरी में है तो उस साइड में, या अगर दोनों में हो रहा है तो दोनों साइड पर ये दर्द बढ़ता जाता है। गैस बनने के कारण उनको आसपास का जो गैस का प्रेशर ऊपर ही बन सकता है, तो उससे उनको सीने की तरफ या ये कह लें कि हार्ट की तरफ भी उनको प्रेशर होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, बीपी भी इन महिलाओं का बढ़ सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, ओवराइटिस क्या गंभीर रूप भी ले सकता है? ये रोग जब बढ़ता रहेगा तो बाद में गांठ बन जाएगी और फिर गांठ को ऑपरेट करके ही निकाला जाएगा, और ऑपरेट करके निकालने का फिर ये कोई सटीक कारण नहीं है कि वो आगे ठीक भी रहे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का अभिवादन। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपको इस फील्ड में कितने सालों का अनुभव है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सा फील्ड में इस समय मेरा लगभग 37 वर्ष पूरा हो चुका, 38वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ प्रैक्टिस करते हुए। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपके पास में अक्सर लोग आते होंगे दवाइयाँ लेने, लेकिन क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी महिलाएं आई हैं और उन्होंने कहा हो कि उनके पेट में लगातार निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहा है, और जिसे कि हम पेडू भी कहते हैं कि उनके पेडू का दर्द बहुत ज़्यादा बना होता है? तो ये क्या होता है? वंदना जी, देखिए, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक महिला चिकित्सकों की बहुत कमी रही है। लगभग जितने भी पुराने 35 वर्ष के शिक्षण संस्थान रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की जो पास आउट की संख्या रही है वो पुरुषों की अपेक्षा लगभग आधी से भी कम रही है, और उनमें से तमाम महिलाएं फिर अपने घरेलू कार्यक्रमों में लग गई हैं और उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान कम दिया है। हालांकि बहुत सी अच्छी महिला चिकित्साएं आपके दिल्ली में, पंजाब में, कानपुर, लखनऊ और हमारे आसपास अच्छे जगहों पे प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ महिला प्रैक्टिशनर्स कम हैं और आमतौर से एज ए फिजिशियन हम लोग ट्रीट किए जाते हैं, तो हमारे पास महिला और पुरुष दोनों प्रकार के रोगी आते हैं और मैंने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया है। और जो पेड़ू का दर्द है, ये सामान्यतः दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आमतौर से महिलाओं को लगातार दिन भर बैठ करके काम काज करना, घरेलू काम करना, उससे और उनके खान पान का सही समय न होना, उससे पेड़ू में गैस भी बन सकती है। आसपास के गैस बनने की प्रॉब्लम से भी उनको दर्द हो सकता है। लेकिन जब ये दर्द लगातार बना रहे तो सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वाले दर्शकों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी जांच करा लें और उसकी रिपोर्ट ले लें कि आखिर ये दर्द उनको लगातार बना हुआ है तो किस कारण से बना हुआ है, और उस रिपोर्ट के आधार पे आप किसी भी फिजिशियन से या जिस गायनेकोलॉजिस्ट से आपने चेकअप कराया है आप उसी से सलाह ले सकते हैं। और अगर जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विशेषज्ञ के रूप में मेरी सलाह है आपके लिए, तो वंदना जी, मैं बता दूं कि महिलाओं का शरीर प्रकृति ने बड़े विशेष तौर पे विशेष ढंग से बनाया है। महिलाओं की जो ओवरी होती है, ये ओवरी यूट्रस के दोनों साइड में होती है, और महिलाओं पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आरंभ होना होता है, ये 12 साल से लेकर के लगभग 45 से 50 साल के बीच होता है। तो पेड़ू में दर्द के दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो मेनोपाज के बाद वाली महिलाओं को, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका है, और दूसरा वो कि जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या उसके आगे या पीछे दर्द होता है 10 दिन 15 दिन पहले। तो इस दोनों प्रकार के दर्द को हम ओवराइटिस में लेते हैं, जिसको हम पेड़ू का दर्द या ये कह सकते हैं कि अंडाशय का शोथ कह सकते हैं। और ये आमतौर से दो प्रकार का, जैसा मैंने आपसे बताया, कि जो जिन महिलाओं को मासिक धर्म बंद हो जाता है या पीरियड बंद हो जाता है, उनके ओवरी के आसपास पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का एक्स्ट्रा जमाव होने लगता है, और वो जमाव उनके ओवरी के ऊपर लगातार होने से ओवरी पर एक तरीके का दबाव पड़ता है, और फिर ये दबाव एक गांठ के रूप में बनता चला जाता है, जिससे उनके दोनों साइड में, पेड़ू के अगल बगल, अगर एक ओवरी में है तो उस साइड में, या अगर दोनों में हो रहा है तो दोनों साइड पर ये दर्द बढ़ता जाता है। और दूसरा जो प्रकार है वो है इंटेस्टिनियल
टिश्यू का जमाव होना या कनेक्टिव टिश्यू का जमाव होना, ये उन महिलाओं को है जो बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके आसपास ओवरी के इंटेस्टिनियल टिश्यू का जमाव ज़्यादा होने लगता है, जो बाद में छोटे-छोटे गांठों के रूप में उभर करके वहाँ पे स्थायी रूप में बना लेते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्लियर होने में भी उनको दर्द होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी दर्द होता है, उसके बाद भी दर्द होता है। तो ओवेराइटिस के 2 प्रकार हैं, एक मेनोपॉज के बाद और एक मेनोपॉज के पहले। जी वंदना जी। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, या ये ऐसा कहें कि ये किन कारणों से होता है? देखिए, कारण तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि प्रकृति की व्यवस्था है, होता क्या है कि सारी महिलाओं के या पुरुषों के सभी सेक्स ऑर्गन हार्मोनल एक्शन पर नियंत्रित होते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स, जो पुरुष हार्मोन्स हैं और महिला हार्मोन्स हैं, ये अपने विभिन्न प्रकार के जनन अंगों का नियंत्रण करते हैं, उनकी क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। तो महिलाओं में जब मेनोपॉज की क्रिया आती है, यानी 45 से 50 वर्ष के समय जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने की स्थिति आती है, तो हार्मोन्स इनएक्टिव होने लगते हैं धीरे धीरे, और हार्मोन्स के इनएक्टिव होने के कारण जो ओवरी के टिश्यूज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे अनियमित प्रकार की कोशिकाएं बनने लगती हैं, और वो अनियमित प्रकार की कोशिकाएं बन के एक ठोस आकार ले लेती हैं, जिसको हम गांठ कह सकते हैं, या बड़ा जिसको रसौली की तरीके एक गांठ टाइप का कह सकते हैं, जो ठोस आकार का बनता जाता है। और दूसरा हमने तरीका आपको बताया, दूसरा प्रकार की उन महिलाओं में जो बाल्यावस्था से यानी 14 वर्ष से लेकर के लगभग 20 से 25 और 35-30 के आसपास उम्र में जाती हैं, तो उनके ओवरी का मान ली कोई एक ओवरी बहुत तेज काम कर रही, दूसरी ओवरी में काम कम हो रहा है, तो वहाँ पर जो इंटेस्टिनियल टिश्यू है उनका जमाव अधिक होने लगता है, और फिर ये गांठ चूंकि उभरने लगती है, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारा आमाशय और इंटेस्टिनियल का पार्ट उस पर वजन बढ़ाता है। हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उसमें यूरिन भरा होता है, उसका भी प्रेशर उस पर पड़ता है। उसके पीछे हमारा रेक्टल पार्ट होता है, उसमें भी जो मलाशय होता है उसमें मल, तो उसके बीच वो दबता है, जिससे हमको दर्द होता है, महिलाओं को पेड़ों में दर्द होता है, और दर्द की अनुभूति चूंकि वो गांठ बन जाती है, तो वो गांठ जब दबती है दोनों साइड से, चाहे वो भोजन के प्रेशर से या यूरिन के प्रेशर से या रेक्टम के प्रेशर से, तो वो फिर दर्द की अनुभूति होती है। और फिर अगर इस तरह का दर्द स्थायी बना हुआ है तो तत्काल किसी गायनेकोलॉजिस्ट से इसकी जांच करा लेनी चाहिए। क्या इसके कोई और भी सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी पर? जी, मैं बता रहा हूँ। जैसे पहली चीज तो ये है कि इनके पेड़ों के भाग में लगातार सूजन का बढ़ना, जब पेड़ों के नीचे की तरफ अगर महिलाएं अपने हाथ को ही रख के देखेंगे, जो सामान्य तौर से उनका पहले का बॉडी स्ट्रक्चर था, पेट के आसपास का, नाभि के आसपास का, वो स्ट्रक्चर उनको कुछ उभरा हुआ नजर आएगा, और जब भी हाथ रख के वो टच करेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई गांठ ऐसी लग रही है, या कोई एक छोटा सा आकार का गोला ऐसा टाइप का कर रहा है, वो स्वयं भी इसको महसूस कर सकती है। लगातार पेड़ों में इस तरह का बना रहना, फिर उससे गैस की प्रॉब्लम, लगातार गैस का बनना, डकार आना, डे करना महिलाओं के में, और उलझन होना। थोड़ा सा खाना खा लेने के बाद भी उनको उलझन होगी कि अजीब सा लगेगा, शरीर पूरा पेट भारी हो गया और फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। गैस बनने के कारण उनको आसपास का जो गैस का प्रेशर ऊपर भी बन सकता है, तो उससे उनको सीने की तरफ या ये कह लें कि हार्ट की तरफ भी उनको प्रेशर होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, बीपी भी इन महिलाओं का बढ़ सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया कि लगभग 80 में 20% महिलाएं लो ब्लड प्रेशर की भी शिकार हो जाती हैं। और अगर युवा अवस्था की महिला है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी है, तो उनका जो रक्तस्राव है या जो ब्लीडिंग है वो अनियंत्रित होती है, अनियमित होती है। 2 दिन 3 दिन हुआ, फिर रुक गया, फिर 10 दिन बाद लगातार एक हफ्ते आने लगा। तो ये जो लक्षण है ये आमतौर से ओवेटाइटिस के महिलाओं में दिखाई पड़ता है, कि जिनमें ओवरी के शोथ में इस तरह की परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। भार में कमी आने लगती है, उन महिलाओं का जो बॉडी वेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और गांठ की अनुभूति उनको होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए बना रहता है कि वो जो जितना खाती पीती है वो सब रेक्टम के प्रेशर से वहाँ पे दबता है, और पाचन क्रिया सही नहीं होती, हार्मोनल एक्शन सही नहीं होते हैं, लगातार महिला अपने दिमागी चिंतन में लगी रहती, तो उसका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ हल्के फीवर आने की शिकायत भी महिलाओं में देखी गई है, फीवर का लगातार बना रहना। तो ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो ओवेराइटिस के रोगी को देखे जा सकते हैं, और ओवेराइटिस आमतौर से बहुत जल्दी नियंत्रित भी हो जाता है अगर सही समय पे आप चिकित्सक की शरण में पहुंच जाएं। जी वंदना जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, ओवेराइटिस क्या गंभीर रूप भी ले सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ओवेराइटिस जब अपनी सीमा, देखिए कोई भी रोग
अगर एक निश्चित दायरे में आपने चिकित्सक की सलाह ले ली है और दवाइयाँ आपने आरंभ कर दी हैं, तो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जब रोग अपना दायरा क्रॉस कर जाता है, उसकी जो बाउंड्री लाइन अगर उसको क्रॉस कर जाता है, जैसे ओवराइटिस में अगर आप लगातार अपने आप को अवॉइड कर रही हैं, दर्द आपको होता है, आप सोचती गैस का दर्द है, चलो गैस की दवा खा लिया, थोड़ी देर टहले घूमे, पानी पी लिया, या आपको उलझन हुई तो आप लेट गई। लेकिन जब आप ओवराइटिस को इस तरह से एक तरीके से ओवरलुक करती रहेंगी और बार बार उसको आप ध्यान नहीं देंगी, मैं उन महिलाओं के लिए संकेत कर रहा हूँ, तो लगातार ये रोग जब बढ़ता रहेगा तो बाद में गांठ बन जाएगी और फिर गांठ को ऑपरेट करके ही निकाला जाएगा, और ऑपरेट करके निकालने का फिर ये कोई सटीक कारण नहीं है कि वो आगे ठीक भी रहें। ये आगे अन्य रूपों में भी बदल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ऐसा तमाम पेशेंट की शिकायतें आई हैं कि ऑपरेशन के बाद वो गांठें फिर उभर गई हैं, फिर उनको वो प्रॉब्लम हुई है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि शुरुआती दौर में ही जैसे ही आपको पेड़ू के आसपास दर्द आरंभ हो या लगातार दर्द का बना रहे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक लगातार आपको इस तरह की उलझन है, आपको पेड़ू के नीचे भारीपन लग रहा है, आपको उलझन हो रही है, खाना खाने में आपको अजीब सी उलझन हो रही है, तो आप तत्काल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें और उसकी उचित सलाह के साथ आप दवा आरंभ कर दें। क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? अब देखिए वंदना जी, चूंकि कॉन्स्टिपेशन का सीधा संबंध बढ़ जाता है, तो खाने पीने में हमको तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें या गरिष्ठ भोजन से हमको दूर रहना होगा। सुपाच्य भोजन, हरी साग सब्जियां जो जल्दी पच जाएं, हमारे शरीर में जल्दी उसका पोषक तत्व मिल जाए, इस तरह के साग सब्जियों का हमको प्रयोग करना है। दाल का प्रयोग करना है, पेय जूस का प्रयोग करना है। लेकिन गरिष्ठ भोजन जो देर में पचने वाला हो या जिसमें पानी की मात्रा कम पाई जाती हो, ऐसे भोज्य पदार्थों से हमें बचना होगा, और चिकनाई से तो बिल्कुल ही दूर रहना पड़ेगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है? वंदना जी देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें जब सभी चिकित्सा पद्धतियों में लोग घूम लेते हैं तो अंतिम में ये विकल्प लाते हैं, चलिए इनको भी आजमाया जाए। लोग हमको आजमाने आते हैं क्योंकि अभी हम उतने सक्षम नहीं हैं, हम उतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हैं पूरे देश में इस चिकित्सा पद्धति को लेकर के, और लोग इस चिकित्सा पद्धति के प्रति गंभीर नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा अपनाई है, उनको इसका फायदा निरंतर मिला है। जहाँ तक ओवराइटिस की बात है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ओवराइटिस को ठीक करने के लिए बहुत सटीक दवाइयाँ हैं, और हम लोग 4 फार्मूलों का प्रयोग करते हैं, और ये चारों फार्मूले हमारे देश के विभिन्न चिकित्सकों ने अपने रोगियों पर आजमाए हैं और उसका लाभ भी हुआ है। लेकिन फिर मेरा यही कहना है कि शुरुआती दौर में ही आपको अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में रोगी आता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है, और लास्ट स्टेज पे आने के बाद फिर हम भी सोचते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। अगर गांठ बढ़ करके बिल्कुल टाइट हो चुकी है, पत्थर की तरह हो गई है, और हर फिजिशियन या सर्जन कह रहा है कि अब इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास अगर आएगा तो रोगी कितना हम पर विश्वास करेगा और कितना वो संयम बरत पाएगा कि हम कितने दिन में इसको ठीक कर पाएंगे। इस नाते मैं अपने तमाम सुनने वाले साथियों से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा अपनानी है तो रोग के आरंभ होते ही आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के शरण में जाएंगे तो दुनिया की सर्वोत्तम हानि रहित चिकित्सा प्रणाली आपको सर्वोत्तम इलाज देने का प्रयास करेगी। हमारे पास 4 फार्मूले ऐसे हैं जिसमें हम C7, S5 और G की 30-30 बूंद 4 बार देते हैं, S6, C6 और F1 की 20-20 बूंदें देते हैं। चूंकि किडनी का काम भी लगातार यूरिन को पास करते रहना और किडनी में कोई इन्फेक्शन ना होने पाए जिसका सीधा असर हमारे ओवरी पर पड़े, क्योंकि किडनी, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर ये सब आसपास के अंग हैं, तो किसी एक अंग पर भी अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका असर जाएगा। इस नाते हम लोग किडनी की भी दवा उसके साथ साथ जरूर करते हैं। तीसरी दवा हम देते हैं C1, A1 और VEN1। C1 हमारी ओवरी की स्पेशल मेडिसिन है, इसलिए हर महिला को हम C1 कंपलसरी देते हैं, और A1 हमारी आर्टरीज की है, VEN1 हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है। हम तीनों को मिला कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है और वहाँ से जो हार्मोन का एक्शन है उस पर अपना नियंत्रण करती है। और S1 को हम भोजन के पहले 10 मिनट और S10 को भोजन के 10 मिनट बाद देते हैं। ये 5 फार्मूले हमारे रोगियों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं अपने सुनने वाले चिकित्सकों से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप इन दवाओं को अपने रोगियों पर प्रयोग करके देखें, और इसके परिणाम हमको फ़ोन कॉल नंबर 9793252355 पर जरूर बताएं। जी वंदना जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर अभिवादन। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड के कार्यक्रम में। अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।